जाति उत्पत्ति के जो समाजशास्त्र में सिद्धांत है प्रचलन में, उनमें जो महत्वपूर्ण हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला सिद्धांत है इसके अंदर परंपरागत सिद्धांत। उसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है इसके अंदर जो धार्मिक है। तीसरा सिद्धांत है इसमें राजनीतिक। उसके बाद व्यावसायिक सिद्धांत और फिर उद्विकासीय, और एक सिद्धांत और बचता है हमारा प्रजाति। पहला सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत। तो अधिकांश समाजशास्त्री इसका समर्थन करते हैं और यह सिद्धांत मानता है कि जाति की उत्पत्ति वर्ण से हुई है। अर्थात प्रारंभ में हमारे पास वर्ण थे जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, और वर्ण व्यवस्था का उद्गम पुरुष सूक्त के अनुसार विराट पुरुष ब्रह्मा से माना जाता है। ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर और जंघाओं से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। जब वर्ण धीरे धीरे कठोर हो गए और गुण और कर्म के स्थान पर जन्म से निर्धारित होने लगे तो वे जाति में परिवर्तित हो गए। यह हमारा परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। दूसरा है धार्मिक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है होकार्ट और सेनाल्ट। ये लोग दोनों ही समाजशास्त्री जाति की उत्पत्ति धर्म के आधार पर बताते हैं, व्याख्या करते हैं। होकार्ट का ये मानना है कि वे समूह जो धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेते हैं, सक्रिय रहते हैं, कर्मकांड करते हैं, उन्हें समाज में उच्च स्थान दिया गया, तथा धार्मिक क्रियाकलापों से दूर रहने वाले लोगों को समाज में निम्न स्थान दिया। जबकि सेनाल्ट ये मानता है कि भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास, इन पर प्रतिबंधों के कारण जाति की उत्पत्ति हुई है। अर्थात एक परिवार के कुल देवता होते हैं, परिवार के सभी सदस्य उन कुल देवता की पूजा करते हैं, उनके लिए भोग चढ़ाते, तो विशेष प्रकार का भोजन बनता है। उस भोजन को अपने तक ही सीमित रखे, अन्य लोगों के साथ शेयर नहीं करे। तो ये लोग धीरे धीरे एक जाति में परिवर्तित हो गए। यह सेनाल्ट का मानना है, ताकि इससे निषेध संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या हो सके। तीसरा इसमें राजनीतिक सिद्धांत है, और इस राजनीतिक सिद्धांत या इसको ब्राह्मणीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक है अब्बे डुबाय। यह फ्रांस के रहने वाले थे और पादरी थे। इन्होंने भारत के अंदर जाति व्यवस्था का अध्ययन किया और लिखा कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की एक सोची समझी रणनीति, राजनीतिक चाल या चतुर युक्ति का परिणाम है, जिसमें संस्तरण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने स्वयं को अपना उच्च स्थान लिया, उच्च स्थान पर रखा, अपने लिए विशेषाधिकार रखे, तथा निम्न जातियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए, उन्हें निम्न स्थान दिया। तो शोषण की एक वैध सत्ता के रूप में उन्होंने जाति की व्याख्या की कि अपनी सत्ता को लंबे समय तक बनाने के लिए ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था को उत्पन्न किया। हालांकि घुरिये भी इसका आंशिक समर्थन करते हैं। उनका भी यह मानना है कि जाति इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है, जिसका जन्म गंगा यमुना के मैदान में हुआ, पले बढ़े, तथा बाद में उसे शेष भारत में ले जाया गया। फिर आता है व्यवसायिक सिद्धांत, जो नेस्फील्ड ने प्रतिपादित किया। नेस्फील्ड का यह मानना था कि जाति की उत्पत्ति व्यवसाय के कारण हुई है। एक जैसे व्यवसाय करने वाले लोग अपने उस व्यवसाय से संबंधित गोपनीय जानकारी को अपने तक बनाए रखने के लिए उन्होंने अंतःविवाह शुरू किए, और अंतःविवाह से जाति की उत्पत्ति हुई। तो वे बताते हैं कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। अर्थात व्यवसायगत भिन्नता के कारण ही जातियों में उच्च और निम्न की भावना पाई जाती है। यह प्रजातीय भिन्नता को स्वीकार
नहीं करते। उसके बाद आता है उद्विकासीय सिद्धांत। तो उद्विकासीय सिद्धांत के प्रतिपादक है इबेटसन। उनका ये मानना है कि जातियों की उत्पत्ति अचानक नहीं हुई है बल्कि धीरे धीरे हुई है। उद्विकास का शाब्दिक अर्थ होता है कि एक सरलता से जटिलता की तरफ ऐसा परिवर्तन जो क्रमबद्ध हो, चरणबद्ध हो, उनमें चरणों की पुनरावृत्ति नहीं हो और धीमी गति से हो, उसे उद्विकास कहा जाता है। तो इबेटसन ने भी कहा कि पहले विभिन्न लोग आपस में मिलकर व्यवसाय करते थे और ये व्यवसाय करने वाले संगठित होकर आर्थिक संघ या व्यावसायिक संघों की स्थापना की, जिसे गिल्ड कहा जाता है, और कालांतर में ये संघ जातियों में परिवर्तित हो गए। अर्थात जाति की उत्पत्ति वह इन व्यावसायिक संघों से मानते हैं। लास्ट में है प्रजातीय सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया है रिजले ने। उन्होंने लिखा कि जाति की उत्पत्ति इन प्रजातीय मिश्रण और अनुलोम विवाह के कारण हुई है कि भारत के अंदर विभिन्न प्रजातियों के लोग आए, अर्थात आर्य आए, जो स्वयं काकेसाइड प्रजाति के थे। उन्होंने स्थानीय प्रजाति से उनका संपर्क हुआ, संघर्ष हुआ। अनुलोम विवाह अर्थात उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करे, यह अनुलोम विवाह है। और इसका विपरीत निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की अगर लड़की से विवाह करे तो यह प्रतिलोम विवाह है। तो इन्होंने प्रतिलोम विवाह पर प्रतिबंध लगाया और अनुलोम विवाह को मान्यता दी, अर्थात आर्य यहां के लोगों से विवाह कर सकते हैं। तो इस अनुलोम विवाह और प्रजातीय मिश्रण के कारण जातियों की उत्पत्ति हुई, यह रिजले का मानना है। जीएस घुरिये ने भी इसका समर्थन किया और मजूमदार ने भी लिखा कि आर्य अपनी स्वयं की रक्त की शुद्धता को बनाए रखने के लिए उन्होंने आपस में अंतः विवाह शुरू किए और इसी से जातियों की उत्पत्ति हुई है। इन सभी में हालांकि सभी की आलोचनाएं भी की जाती है, लेकिन प्रजातीय सिद्धांत को वैज्ञानिक माना जाता है। तो जाति की उत्पत्ति का वैज्ञानिक सिद्धांत प्रजातीय सिद्धांत है। और जाति एक ऐसी जटिल अवधारणा है जिसमें किसी एक सिद्धांत से हम उसकी उत्पत्ति को स्वीकार नहीं कर सकते। तो इन सभी का मिला जुला रूप है, उसी का हम प्रयोग करें। अब बात करते हैं परंपरागत सिद्धांत की। तो इनका मानना है कि जाति की उत्पत्ति हिंदू परंपराओं के आधार पर हुई है, अर्थात इसकी व्याख्या हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, उपनिषद, धर्मशास्त्र, इन सभी में मिलती है। और विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से ही ब्राह्मणों की भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति को स्वीकार किया। मनुस्मृति भी इसको समर्थन करती है कि जातियों की उत्पत्ति प्रतिलोम विवाह और वर्ण संकरता के कारण हुई है। हालांकि इसकी आलोचना के संदर्भ में कहा जाता है कि वैज्ञानिक युग में ब्रह्मा से इन जातियों की उत्पत्ति को हम स्वीकार नहीं कर सकते। प्रतिलोम विवाह से अगर नई जातियों की उत्पत्ति हुई है तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि एक वर्ण में ही जातियों की व्याख्या नहीं होगी, वर्ण में असंख्य जातियां हैं। तीसरा है कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था इन दोनों में अंतर नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें एक साथ जोड़ दिया है, जो उचित नहीं है। इसके बाद दूसरा है धार्मिक सिद्धांत, जिसमें होकार्ट और सेनार्ट ये दोनों इसके प्रतिपादक है। होकार्ट का ये मानना है कि धार्मिक क्रियाओं और कर्मकांडों के कारण ही जाति की उत्पत्ति हुई है, अर्थात जो समूह धार्मिक क्रियाकलापों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे उन्हें समाज में उच्च स्थान दिया गया और अन्य को निम्न स्थान पर रखा गया। होकार्ट जाति प्रणाली को केवल एक धार्मिक संस्था मानते हैं, जबकि यह एक सामाजिक संस्था भी है। फिर इस सिद्धांत के द्वारा धर्म किस आधार पर जातियों की उत्पत्ति की व्याख्या तो हो गई, लेकिन जातियों में पाए जाने वाले खानपान संबंधी निषेध, विवाह संबंधी निषेध, इनकी व्याख्या नहीं हो पाती है। सेनार्ट ने इनको दूर करने के लिए दोष को भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास, इन निषेधों के आधार पर जाति की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है, जिसमें कहा गया है कि कुलदेवता के कारण, उनके विशेष प्रकार के भोग या भोजन के कारण जातियों की उत्पत्ति हुई है। तो इसने भोजन, विवाह और सामाजिक सहवास
के निषेध के आधार पर जाति की उत्पत्ति को समझाया है। सेनाट ने यह भी बताया था कि कुलदेवता की पूजा करने से एक जाति उत्पन्न हो गई, लेकिन एक जाति के सदस्यों को एक सामान्य पूर्वज की संतान मानते हैं कुलदेवता, अर्थात वे सभी परिवार मिलकर एक ही देवता की पूजा करें, जबकि यहां जातियों में अनेक पूर्वज होते हैं, तो इसकी व्याख्या भी नहीं हो पा रही है। दूसरा, यहां गोत्र, जो परिवारों को या व्यक्तियों के समूह को एक पूर्वज की संतान मानता है, तो गोत्र और जाति की अवधारणा में भी भ्रम पैदा हो गया है, अर्थात इसमें भी कंफ्यूजन है। इसके बाद तीसरा सिद्धांत है राजनीतिक सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक है अब्बे डुबाय। इनका ये मानना है कि जाति की उत्पत्ति ब्राह्मणों की देन है, तो ये ब्राह्मणों द्वारा आयोजित एक चतुर राजनीतिक योजना मानते हैं तथा अपनी सत्ता को स्थायी बनाए रखने के लिए इसे बनाया था। तो इन्होंने भी कहा कि स्वयं के लिए अनेक विशेषाधिकार रखे और निम्न जातियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए। घुरिये भी इसका समर्थन करते हुए इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों से इसकी उत्पत्ति को जोड़ते हैं। इसकी आलोचना के संदर्भ में लिखा जाता है कि इस जाति व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मणों को अनेक सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त थे, यह भ्रम उत्पन्न होता है। लेकिन वास्तव में कोई भी सामाजिक व्यवस्था बलपूर्वक नहीं लादी जा सकती, अर्थात वो लंबे समय तक उसे नहीं चला सकते। दूसरा, कहा जाता है कि हजारों वर्षों तक ब्राह्मणों ने निम्न जातियों का शोषण किया, इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि शोषण को वैधता नहीं थी। तो इस प्रकार इनकी भी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है अगला सिद्धांत, जिसमें व्यवसायिक सिद्धांत है नेस्फेल्ड का। ये मानते हैं कि जाति की उत्पत्ति व्यवसाय के आधार पर हुई है, अर्थात व्यवसाय और केवल व्यवसाय जाति की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें जो जातियों में ऊंच नीच पाई जाती है, इसका भी उन्होंने व्यवसाय के आधार पर ही विश्लेषण किया। कहा कि एक जातियों के अंदर प्रजातीय लक्षणों में भिन्नता नहीं है, अर्थात सभी जातियां एक ही प्रजाति से संबंधित है। इसकी आलोचना के संदर्भ में लिखा गया है कि देश के अलग अलग भागों में निवास करने वाले और एक ही तरह के व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों में के सामाजिक स्तर में पाया जाने वाला अंतर, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती कि समान व्यवसाय करने वाले लोग जाति संस्तरण में उनकी समान स्थिति होनी थी, लेकिन पूरे देश में वे जातीय संस्तरण में अलग अलग स्थान पर स्थित हैं। दूसरी आलोचना है इसकी कि कृषि कार्य करने वाले सभी कृषक अगर व्यवसाय के आधार पर है तो वे एक ही जाति में होने थे, जबकि कृषक का व्यवसाय एक होते हुए भी उनकी जातियां एक नहीं हैं, अर्थात वे अलग अलग जातियों के हैं। इसके बाद आता है उद्विकासीय सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन इबेटसन ने किया है। इबेटसन मानता है कि श्रम विभाजन और व्यवसाय की विविधता के कारण अनेक समूह बने और ये समूह आपस में संगठित होकर व्यवसायिक संघ के रूप में विकसित हुए। कालांतर में ये व्यवसायिक संघ जातियों में परिवर्तित हो गए, तब जातियों की उत्पत्ति चरणबद्ध तरीके से हुई है। यह उद्विकासीय सिद्धांत है। अब इनकी आलोचना में कहा जाता है कि व्यवसायिक संघ विश्व के विभिन्न समाजों में थे, लेकिन जातियों की उत्पत्ति केवल भारत में ही हुई, इसकी व्याख्या यह सिद्धांत नहीं कर पाता है। और सबसे अंत में है प्रजातीय सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन रिजले ने किया था। मजूमदार और घुरिये भी इसका समर्थन करते हैं। रिजले ये मानते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के संपर्क के कारण उनमें मिश्रण हुआ तथा अनुलोम विवाह के कारण जातियों की उत्पत्ति हुई। घुरिये ने भी प्रजातीय तत्वों और प्रजातीय भेदभाव को इसमें महत्व प्रदान किया। मजूमदार ने लिखा है कि विभिन्न प्रजातीय समूहों के पारस्परिक संपर्क पहले मिले, फिर उनका सांस्कृतिक संघर्ष हुआ, तो भारत में विभिन्न सामाजिक समूह बने और जिन समूहों ने दूसरे प्रजातीय समूहों के मिश्रण के प्रभाव से बचकर अपनी पृथक विशुद्धता और सांस्कृतिक एकता को बनाए रखा, वे कालांतर में अंतःविवाही हो गए और जाति के रूप में अस्तित्व में आए। इस सिद्धांत से जाति की उत्पत्ति की व्याख्या तो तार्किक हो सकती है, लेकिन इसमें भी जातियों में खाने पीने संबंधी जो निषेध हैं
जो उच्च और निम्न की भावना पाई जाती है उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। दूसरा लिखा है इसमें कि भारत के अंदर मुस्लिम और ईसाई भी बाहर से आए, लेकिन उनके संदर्भ में जातियों का निर्माण नहीं हुआ। फिर निम्न जातियों के स्पर्श से भोजन अपवित्र हो जाता है, इसकी भी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो इस तरह से जाति उत्पत्ति के ये सिद्धांत, जिसमें पहला परंपरागत सिद्धांत, दूसरा धार्मिक सिद्धांत, तीसरा राजनीतिक सिद्धांत, चौथा व्यवसायिक सिद्धांत, उद्विकासीय सिद्धांत और प्रजातीय सिद्धांत। इसमें से सबसे वैज्ञानिक सिद्धांत अगर माना जाए तो वह हमारा प्रजातीय सिद्धांत है। जाति व्यवस्था के गुण। तो जाति व्यवस्था के संदर्भ में देखें हम लोग, तब भारतीय समाज में एक लंबे समय तक जाति व्यवस्था ने समाज को संगठित बनाए रखा। उसमें व्यक्ति और समाज दोनों के लिए पद और स्थिति के निर्धारण के संदर्भ में और प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित भी रखा। इसमें अब्बे ने लिखा भी है कि जब पूरा पश्चिम बर्बरता के पंख में डूबा हुआ था, अर्थात वह कीचड़ में था, उस समय भी भारतीय समाज में एक एकता थी, उनमें आपस में संगठन था। तो जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को उनसे बचाए रखा। इसमें पहली बात करते हैं हम लोग व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण। तो जाति के अंदर व्यक्ति की परिस्थिति, सामाजिक स्थिति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है, अर्थात जन्म से ही उसे समाज में पद प्राप्त हो जाता है। इसमें समाजशास्त्री हट्टन ये बताते हैं कि जाति व्यक्ति को जन्म के साथ ही सामाजिक परिस्थिति प्रदान करते हैं, सोशल स्टेटस प्रदान करते हैं, जिस पर निर्धनता, गरीबी, संपत्ति या व्यवसाय की सफलता और असफलता इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यह जाति के लिए एक गुण के रूप में देखा जाता है। दूसरा है व्यवसाय का निर्धारण। तो जाति के अंदर व्यवसाय निश्चित होता है, अर्थात जन्म लेते ही उसके लिए व्यवसाय भी निर्धारित हो जाता है। तो वर्तमान समय में जो प्रतिस्पर्धा पाई जाती है व्यवसायगत, वो प्रतिस्पर्धा नहीं थी, उसे जन्म से निर्धारित था। प्रत्येक जाति के सदस्य के लिए व्यवसाय निश्चित था, तो वह बचपन से ही उस व्यवसाय से संबंधित विशिष्ट कार्यों को सीख लेता था, जिससे उनमें कौशल का विकास हो जाता था। तो व्यवसायगत निर्धारण में भी जाति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसिक सुरक्षा। मानसिक सुरक्षा से तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं तो वो उनके प्रति सुरक्षा का भाव रहता है, और जब अचानक और तेज गति से हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित हो जाता है। तो जाति में भी जन्म से ही उन्हें पद और परिस्थिति का निर्धारण हो जाता है, व्यवसाय निश्चित है, इस वजह से वो मानसिक रूप से सुरक्षा महसूस करता है, अर्थात जाति व्यक्ति को मानसिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। फिर जीवन साथी के चुनाव में सहायक है। तो जाति मूल रूप से अंतःविवाही है, अर्थात ये जाति के नियम है कि जाति का प्रत्येक सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करे, अपनी ही जाति में जीवन साथी का चयन करे। तो उसके लिए एक सीमित क्षेत्र विवाह का निर्धारित हो जाता है और वह उसमें अपने जीवन साथी की खोज करता है। उसके साथ साथ जाति में सांस्कृतिक एकता के कारण उनमें विचारों में भी और पति पत्नी के मेलजोल में भी सहायक है। सामाजिक सुरक्षा। जाति अपने सदस्यों को सामाजिक रूप से भी सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक संकट के समय जाति के सदस्य अपनी जाति के व्यक्तियों के लिए मदद करते हैं। जैसे हम कोविड काल में देखें तब विभिन्न जातियों ने अपने जाति से संबंधित सदस्यों के लिए मदद की। ऐसी ही मदद अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देती है। तो ये सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान करती है। व्यक्ति के व्यवहार पर नियंत्रण रखती है, अर्थात प्रत्येक जाति के कुछ नियम हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, और व्यक्ति इस नियमों का पालन नहीं करे तो उसे हमेशा बहिष्करण, जाति से बाहर निकालने का भय रहता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने जाति से संबंधित नियमों की पालना करता है। इस प्रकार जाति एक व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है, साथ साथ समाज की दृष्टि से देखें
तब व्यवसायिक संबंधी ये आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके और उन्हें कुशलता बनाए रखते हैं। उसके अतिरिक्त ये सभी लोगों के लिए श्रम विभाजन का आधार है, जिससे सामाजिक व्यवस्था भी बनी रहती है। अब हम जाति के इन सभी गुणों के बावजूद इनमें कुछ दोष भी हैं जो इसे अवगुण के रूप में स्थापित करते हैं कि जाति व्यवस्था व्यक्ति के लिए आवश्यक है, समाज की आवश्यक है। उसके बावजूद परिस्थितियों के साथ साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन आया, जिससे अनेक दोष भी उभर कर आए। इसमें पहली जो जाति से संबंधित समस्या है वह है श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक है। अर्थात जाति के तहत व्यवसाय निश्चित है, तो एक जाति के सदस्यों को वही व्यवसाय अपनाने पर बल दिया जाता है। तो व्यक्ति में, श्रमिक में कुशलता होने के बावजूद उसे अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाता, तो यह उस व्यक्ति में जो संभावनाएं निहित है उसका उपयोग नहीं कर पाते हम लोग। सांस्कृतिक विकास में बाधक है। विभिन्न जातियां अलग अलग समूहों में विभक्त है, उनकी स्वयं की संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, वो उन्हीं को अपनाने पर बल देती हैं और अपनाने के कारण वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित तो हो जाती है, लेकिन संस्कृति का विकास नहीं हो पाता, अर्थात सांस्कृतिक एकता नहीं बन पाती समाज में। सामाजिक प्रगति में भी बाधक है। तो सामाजिक प्रगति से तात्पर्य है कि समाज उत्थान करे। तो जब रूढ़ियों की, व्यवसाय की, खान पान संबंधी निषेध ये नहीं होंगे, तब समाज में प्रगति होगी। व्यक्तित्व विकास में बाधक है। सभी व्यक्ति गुण और योग्यता के आधार पर अलग अलग हैं, उन सभी में भिन्नताएं पाई जाती है। तो व्यक्ति इन भिन्नताओं के कारण, उनके गुणों और योग्यताओं के कारण अगर उन्हें व्यवसाय के चयन का अधिकार मिले तो वह अपने व्यक्तित्व का भी विकास कर सकते हैं और उससे सामाजिक विकास भी होगा। तो ये व्यक्तित्व विकास में भी बाधा है। गुण और योग्यता होने के बावजूद उसे केवल जन्म के आधार पर ही निश्चित व्यवसाय को अपनाना होगा। आर्थिक विकास में बाधक, जातियों का व्यवसाय के साथ निश्चित संबंध आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभर कर आता है। अर्थात कई व्यक्ति योग्य होने के बावजूद वह अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ पाता है, जातिगत प्रतिबंधों के कारण। राष्ट्रीय एकता में बाधा, जाति विभिन्न नियमों के माध्यम से, प्रतिबंध के माध्यम से अपने सदस्यों को नियंत्रित करती है। तो सदस्यों की निष्ठा हमेशा जाति के प्रति होती है, उनका लगाव होता है, जिससे जातियों में तो एकता रहती है, लेकिन अगर पूरे देश के एकीकरण की बात करें तो वो प्राथमिकता अपनी जाति को देते हैं, जिससे ये राष्ट्रीय एकीकरण और एकता में भी बाधा उत्पन्न है। विवाह का सीमित क्षेत्र, जाति अंतः विवाह के माध्यम से अपने सदस्यों पर विवाह के प्रतिबंध लगाती है, जिससे उनके जीवन साथी के चुनाव का क्षेत्र सीमित हो जाता है। तो इस प्रकार जातियां समाज के विकास के लिए भी एक बाधा के रूप में है। ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की निष्ठा जाति के प्रति होती है और जाति लोकतंत्र में प्रवेश कर रही है वर्तमान में, जिससे जातिवाद बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक जाति अपनी संख्या के आधार पर न केवल राजनीतिक दलों से टिकट की मांग करते हैं, बल्कि उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करते हैं, और चुनाव प्रचार के बाद जब वे प्रतिनिधि के तौर पर आपके विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं, तब जाति एक दबाव समूह के रूप में वहां पर भी अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रेशर डलवाती है। तो वर्तमान में जातिवाद भी एक चुनौती है समाज के लिए, और लोकतंत्र के लिए भी इसे खतरा माना जाता है। अब बात करते हैं कि क्या जातियों में परिवर्तन आ रहे हैं या कोई बदलाव आ रहे हैं। इस संदर्भ के अंदर कि आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में कई परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो जातियां अपने मूल जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं को धीरे धीरे खोती जा रही है।
पहला है कि जाति का व्यवसाय निश्चित होता था, लेकिन वर्तमान में व्यावसायिक विविधता के कारण व्यवसाय और जाति का संबंध लगभग समाप्त हो गया है। अब कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का किसी भी व्यवसाय को करने के लिए स्वतंत्र है। तो अब व्यवसायिक बदलाव हो गए हैं। परिस्थिति निर्धारण के अंदर भी अब परिवर्तन हो गया है कि पहले जो परिस्थिति थी, समाज में जो प्रतिष्ठा थी, स्टेटस था, पद था, वो जन्म से निर्धारित होता था, लेकिन वर्तमान में व्यक्ति के गुण और योग्यता के आधार पर परिस्थिति का निर्धारण होता है। परिस्थिति निर्धारण में सामाजिक प्रतिष्ठा के दौरान जन्म या जाति का योगदान धीरे धीरे घट रहा है। विवाह के क्षेत्र में परिवर्तन, तो वर्तमान में अंतः विवाह के नियम शिथिल हुए हैं तथा व्यक्ति अपनी जाति से बाहर भी विवाह कर रहे हैं, तो विवाह के प्रतिबंधों में शिथिलता आ गई है। जाति से संबंधित भोजन सहवास संबंधी प्रतिबंध भी लगभग समाप्त हो गए हैं, अर्थात अस्पृश्यता, छुआछूत तथा भोजन संबंधी निषेध ये सामाजिक जीवन में समाप्त हो गए हैं। हालांकि व्यक्तिगत जीवन में कहीं उपस्थित है, लेकिन नगण्य है। सामाजिक जीवन में पूरी तरह से इनका समापन हो गया है। जजमानी व्यवस्था का विघटन, जाति व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता जजमानी व्यवस्था थी, जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे से वस्तु और सेवा का आदान प्रदान करती थी और आपस में जुड़ी रहती थी। तो प्राचीन और परंपरागत ग्रामीण भारत के अंदर यह जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी, जिसके अंदर विभिन्न जातियां इस तरह से इनके रिलेशन थे। तो परंपरागत ग्रामीण भारत के अंदर अंतर जातीय और अंतर पारिवारिक संबंधों की व्यवस्था पाई जाती थी, जिसमें वस्तु और सेवा का आदान प्रदान होता था। यह जजमानी व्यवस्था थी जो भारत में जाति को एक अद्वितीय प्रघटना बनाती थी। तो वर्तमान में इस जजमानी व्यवस्था का विघटन हो गया है और इसके स्थान पर बाजार आ गया है। अब सेवाएं देने वाली जातियां और सेवा लेने वाली जातियां मार्केट के माध्यम से ही आदान प्रदान करती है। धार्मिक और नागरिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार, अर्थात अब सभी तरफ से नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त है। पहले ब्राह्मणों को विशेषाधिकार थे तथा निम्न जातियों को कई प्रकार के प्रतिबंध झेलने थे। वर्तमान में यह भी बदलाव आ गया, सभी नागरिक समान हैं। जाति पंचायत के नियंत्रण में भी शिथिलता आई है। वर्तमान में जाति पंचायत के निर्णय अब कठोर नहीं रहे, अर्थात व्यक्ति इनको मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो धीरे धीरे जाति पंचायत का नियंत्रण भी शिथिल होता जा रहा है। इस प्रकार संपूर्ण जाति व्यवस्था के प्रतिमान पूरे पैटर्न में ही बदलाव आ रहा है और इन परिवर्तनों के बावजूद जाति का राजनीति में प्रवेश हुआ, जिससे जातिवाद बढ़ा है, अर्थात जातियां संगठित हुई है। इन सभी परिवर्तनों के कारण जाति अपनी मूल विशेषताएं तो खोती जा रही है, लेकिन जाति के प्रति अंधभक्ति, लगाव, संकीर्ण मनोवृत्ति ये सारी बढ़ती जा रही है। तो जातिवाद निरंतर बढ़ रहा है। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि जातियां परिस्थिति के अनुरूप स्वयं को बदल लेती है, इसलिए आज भी विद्यमान है। हम देखते हैं कि इन बदलावों के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। जातियों में जो परिवर्तन आए हैं उनके पीछे आधुनिक शिक्षा, तो वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली है, इस शिक्षा प्रणाली में सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त है तथा मानवता के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो आधुनिक शिक्षा से अस्पृश्यता, छुआछूत इन सभी समस्याओं से मुक्त हो गए हैं। औद्योगिकरण व नगरीकरण ने भी श्रमिकों की गतिशीलता को बढ़ावा दिया और बढ़ावा देने के साथ साथ अनेक जातियों के लोग आपस में साथ काम करने लगे, जिससे भी जाति व्यवस्था में बदलाव आया तथा उन लोगों के लिए नए अवसर भी उपलब्ध हुए। संचार व यातायात साधनों का विस्तार हुआ, तो इनके कारण गतिशीलता बढ़ी, नए विचारों का आगमन हुआ, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। उससे भी जातियों के परंपरागत विशेषताओं में कमी आई है। सामाजिक सुधार आंदोलन, जाति से संबंधित अस्पृश्यता को मिटाने के लिए समाज सुधारकों ने जो आंदोलन किए, उनका भी परिणाम रहा कि इन सभी में कमी आई है।
तथा जाति व्यवस्था पूरे बदलाव में आ गई है। संवैधानिक प्रावधान विभिन्न जातियों के लिए जो विशेषाधिकार थे उनको समाप्त किए गए, सभी को समान अधिकार दिए तथा निम्न जातियों के विकास के अवसर उपलब्ध कराने हेतु उन्हें संवैधानिक रूप से अनेक प्रावधान जोड़े। व्यवसायिक शिथिलता, विविधता, यानी जातियों के अंदर व्यवसाय का जो संबंध था वो भी बदल गया है। अब व्यवसायिक विविधता के कारण अनेक नए अवसर सृजित हो गए, अनेक नए रोजगार आ गए। इन सभी के कारण जाति व्यवस्था में बदलाव आया है। लोकतंत्र के अंदर सभी व्यक्ति भाग लेते हैं, उसमें जाति का कोई संबंध नहीं है, समान अधिकार हैं। तो इस आधुनिक प्रजातंत्र ने भी जाति व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया है। तो इस प्रकार पूरी जाति व्यवस्था ही बदलाव के दौर में है। तो हम इसके भविष्य की भी चर्चा करें कि जाति व्यवस्था का भविष्य क्या हो। तो भविष्य को लेकर जीएस घुरिये ने लिखा है कि जाति प्रथा के अंदर बदलाव काफी आ गए हैं। अनेक कारकों का उल्लेख भी किया और यह भी स्वीकार किया कि जाति के बंधन कमजोर होते जा रहे हैं, अर्थात जाति अपनी मूल विशेषताएं खोती जा रही है। लेकिन जाति राजनीति में प्रवेश करने के कारण जातीय संगठन बने और जातीय संगठन से जातिवाद बढ़ा, अर्थात एक तरफ जातियां जातिगत विशेषताओं को खोती जा रही है, दूसरी तरफ जातीय संगठन और राजनीति के माध्यम से जातियां संगठित भी हो रही है। जीएस घुरिये ने इसमें लिखा कि छुआछूत संबंधी जो भावनाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आया है और अगर हम पूरी जाति व्यवस्था को ही समाप्त करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि जाति की जड़ें भारतीय समाज में बहुत गहरी है। दूसरा परिवर्तन इसमें देखा जाता है कि क्या जातियां वर्तमान में वर्ग के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन सभी के प्रभाव के कारण जाति संरचना में बदलाव हुए हैं। जहां जन्म का महत्व घटा है, गुण और योग्यता या व्यवसाय का महत्व बढ़ा है, आर्थिक आधार भी बदले हैं, व्यवसाय में भी परिवर्तन होने लगे हैं और जाति के भीतर ही वर्ग भी बन रहे हैं और विभिन्न जातियां मिलकर भी अलग वर्ग बना रही हैं। तो इसे विश्लेषण करें हम लोग तो आता है कि जाति व्यवस्था के अंदर परिवर्तन को देखते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्तमान में औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, धर्मनिरपेक्ष राज्य, इन सभी ने जिन शक्तियों को जन्म दिया उन्होंने जाति व्यवस्था के संरचनात्मक आधार में परिवर्तन लाया, बल्कि सामाजिक स्थिति के निर्धारण में जन्म का स्थान व्यक्ति की गुण, योग्यता, संपत्ति को माना जाने लगा। अर्थात जाति से संबंधित जो विशेषताएं थी वो शिथिल हो गई है और कई प्रतिबंध शिथिल हुए। अस्पृश्यता में कमी, धार्मिक नागरिक निर्योग्यताओं में कमी, व्यवसाय संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता, इस सभी से दो तरह के परिणाम उभर कर आते हैं। एक तो जाति में वर्ग की उत्पत्ति हुई और दूसरा जाति की सीमाओं से परे जाकर विभिन्न जातियों से बनने वाले वर्ग। तो इस संदर्भ में व्यक्तिगत उपलब्धि के आधार पर मुख्यतः वर्ग का निर्माण होता है। वर्ग एक आर्थिक अवधारणा है और व्यक्ति जब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से उच्च परिस्थिति प्राप्त कर ले तो व्यक्ति वर्ग परिवर्तन कर सकता है, उसके परिवार की भी उच्च परिस्थिति हो जाती है। तो इन सब से जातियों में भी अब धीरे धीरे प्रत्येक जाति के अंदर कुछ लोग सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक दृष्टि से ऊपर उठ गए हैं, तो ऊपर उठकर उनकी परिवार की स्थिति भी सुधर गई। तो इस तरह एक नई परत का निर्माण हुआ और ये नई परत जाति के अंदर ही वर्ग को बताती है, जिसमें लिखा है कि वर्तमान में ऐसे कई संघ भी हैं जिनकी सदस्यता का आधार जाति न होकर व्यवसाय है और ये संघ वर्ग की विशेषता को व्यक्त करते हैं, लेकिन वापस पुनः अपने वैवाहिक संबंधों के लिए अपनी ही जाति में लौट जाते हैं। योगिंदर सिंह लिखते हैं इसके संदर्भ में कि समान आर्थिक और राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बार कुछ जातियां संगठित होकर
कार्य करती है जिससे उसमें वर्ग की विशेषताएं आ जाती है, लेकिन ये परिवर्तन क्षणिक है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात पुनः जातियां अपने मौलिक कार्यों को पूरा करने के लिए, जैसे वैवाहिक, धार्मिक अनुष्ठान आदि के लिए अपनी जाति में ही लौट जाते हैं। सक्सेना साहब भी लिखते हैं इसके अंदर कि वर्तमान में भारत उन्हीं परिवर्तनों या शक्तियों के प्रभाव में है जिन्होंने पश्चिमी समाज के अंदर वर्ग व्यवस्था को उत्पन्न किया था। तो यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि भारत की जाति व्यवस्था वर्ग में परिवर्तित हो रही है।